नमस्कार दोस्तों। आज सोलफुल शेयरिंग में मेरे साथ हैं राजकुमार जैन, जो एक फार्मासिस्ट हैं प्रोफेशन से, फिर सिविल कॉन्ट्रैक्टर, क्लास 1 सिविल कॉन्ट्रैक्टर हैं और एस्ट्रोलॉजर बने और हैं, और साथ में फिर इन्होंने फोटोग्राफी से सब लोगों का दिल जीत लिया और कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड्स जीते हैं। जो कहते हैं कि वो दिल से मुसाफिर हैं, तो आज इनसे, इन्हीं की ज़ुबान से हम इन्हें सुनेंगे और इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे। सो थैंक यू फॉर कमिंग। सो वेलकम राजकुमार जी। माय प्लेजर। सबको नमस्कार। और आप राजकुमार जी बेसिकली प्रोफेशन से एक फार्मासिस्ट हैं जी। और उसके बाद आप सिविल कॉन्ट्रैक्टर बने, तो ये सफ़र क्या रहा? देखिए, इसका बड़ा अजीब गरीब रहा। मेरी एजुकेशन सारी हुई फार्मास्यूटिकल्स में। इनिशियल प्रोफेशन जो था वो भी फार्मास्यूटिकल्स में मैंने शुरू किया। सिविल कंस्ट्रक्शन में आना ये एक कोइंसिडेंट रहा। इसका रिलेशन एस्ट्रोलॉजिकल जर्नी से भी है। वाह। तो बेसिकली साइंस साइड से होने की वजह से, साइंस मेरा बैकग्राउंड होने की वजह से बहुत ज़्यादा विश्वास मुझे कभी एस्ट्रोलॉजी पर नहीं रहा था। लेकिन ज़िंदगी में जैसे बाकियों की आता है, मेरी भी लाइफ में कोई ऐसा समय आया कि मुझे लगा कि एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशंस लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक बहुत छोटे से मकान में मैं एक बार यहीं पेशवा रोड पर बिरला मंदिर के पास किसी के पास गया। उनके पास जब मैं गया तो उनको मैंने अपनी कुंडली दिखाई। यहाँ पे मैं बताऊँ, मैंने उनको अपनी करेक्टेड कुंडली दिखाई। ये भी एक एस्ट्रोलॉजी में फेज आता है कि आपकी कुंडली करेक्ट है या नहीं है, आपका हॉरोस्कोप ठीक है या नहीं है। लेकिन मैंने ये जो मैं इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ, ये मैंने उनको अपनी करेक्टेड कुंडली दिखाई और उन्होंने मुझे देख करके बताया कि आप तो बहुत सारे काम करेंगे, आपके सोर्स ऑफ इनकम बहुत सारी होगी। तो मैंने उनको कहा कि साहब अभी तो एक का हिसाब नहीं बन रहा, बहुत सारी कैसे होंगे। तो उन्होंने एक शब्द कहा कि राजकुमार जी, यू आर एन एंटरप्राइजिंग मैन। आप अकेले नहीं रहेंगे, आप पूरा एक एंटरप्राइज खड़ा करेंगे। तो मुझे समझ नहीं आया था। बेसिकली आई वाज नॉट फैमिलियर विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ठीक है, हर कोई ऐसा खुश करने के लिए कहता है। बिजनेस तो आपका चल ही रहा था, आपकी अपनी शॉप थी और सब कुछ था। मैं फार्मास्यूटिकल्स में था, अच्छा कर रहा था। मुझे लगा और क्या करूंगा, मैंने पढ़ा यही है, लाइफ यही है। लेकिन समय आया, धीरे धीरे मैं सिविल कंस्ट्रक्शन में आया, वो भी एक दिन की एक घटना की वजह से। हमारे एक दोस्त एक बहुत अच्छे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हाई रैंक पर आए और मैं उनसे मिलने गया। उनको कोई परेशानी थी तो मैंने अपनी बुद्धि के हिसाब से वो परेशानी सॉल्व कर दी और उसके बदले में मेरी पूरी लाइफ सिविल कंस्ट्रक्शन के अंदर आ गई। धीरे धीरे करके बहुत सारा काम मैंने उनके साथ किया। और फिर आपने दिल्ली मेट्रो में भी आपने पूरा, हाँ, मैंने दिल्ली मेट्रो में भी काम किया और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, आईएमडी में, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया में, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैंने सरकार के साथ काम किया। इंटीरियर्स के काम किए, एफओबीज बनाए, सड़क बनाए, डॉग कैनाल्स बनाए, गर्ल्स हॉस्टल्स बनाए। इस तरह के काम मैं ये करता रहा। एस्ट्रोलॉजी में जब, इससे थोड़ी सी पहले की बात है, हमारे एक मित्र हैं, दोस्त हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, सर्जन हैं। जब मैं इस परेशानी से गुजर रहा था तो उन्होंने मुझे कुछ बुक्स ला करके दी और कहा कि आप इनको पढ़ो, आपको कुछ फायदा मिलेगा। तो मैंने देखा कि वो एस्ट्रोलॉजी की कुछ बुक्स थी। मैंने कहा डॉक्टर साहब कहाँ ये बुक्स आप मुझे दे रहे हो, मैं कहाँ पढ़ पाऊंगा। मैंने पढ़ो तो सही। तो मैंने वो एक किताब खोल करके पढ़ी, वो भी रात को डिनर के बाद। तो कब वो रात का 1 बज गया, 2 बज गया, मुझे नहीं मालूम। फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, इस तरह 4-5 दिन में वो जितनी किताबें दे गए थे वो सब पढ़ डाली। अभी मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ डाली, उनको समझा नहीं, तो पढ़ डाली। फिर मुझे लगा कि इट्स एंशिएंट साइंस और ये तो वैज्ञानिक रूप से तर्कशुद्ध है और बिल्कुल साइंटिफिक नॉलेज है। जब वो अगली बार आए तो उन्होंने मुझे ये समझाया, जो मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ, कि
देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। Yeah. एस्ट्रोनॉमी 100% करेक्ट है। कलकत्ता में अपनी ऑब्जर्वेटरी है, एफएमआरईज, ग्रहों की चाल जिसको हम प्लैनेट्स कहते हैं, और स्टार्स, कॉन्स्टिलेशंस, सबकी गति एक एक पल, एक एक सेकंड उसमें सारी वो रिलीज करती है, जिस पर हमारा पंचांग बनता है, और उसी पर सारा हॉरोस्कोप बनता है। Okay. ये एब्सोल्युटली 101%, मतलब अगर 100% से भी ऊपर कोई इसको कहे कि ये कितना करेक्ट हो सकता है, तो जो आप अंदाजा लगा सकते हैं लगा लीजिए, उतना करेक्ट है। माइक्रो सेकेंड्स तक ये करेक्ट है। जो पंचांग बनता है, जो पंचांग बनता है, जो कैलकाटा में सारी जो कैलकाटा कैलकुलेशन। में एफएमआरईज रिलीज, इसको हम अंग्रेजी में एफएमआरईज बोलते हैं और पंचांग बोलते हैं हिंदी में। ओके। तो ये जो निकलता है, जितना भी ये डाटा निकलता है, बेसिकली इससे गवर्नमेंट डाटा, तो So ये it's कोई पंडित जी अपने आप में authorized- नहीं बनाते हैं, तो इससे ऑथोराइज्ड गवर्नमेंट डाटा, Okay. जो कि सबके लिए रिलीज, ग्रहों का कहाँ पर है, लोकेशन, उसकी पोजीशन क्या है, स्पीड क्या है, कितने दिन में कितना ट्रेवल करेगा, कौन से कॉन्स्टेलेशन में होगा, और कब रेट्रोग्रेड होगा। आज से 100 साल बाद का भी अगर आप पढ़ते होंगे अखबार में कि ग्रहण लगेगा, ये लगेगा, ये वक्री हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया, तो ये सारी चीजें पहले से पता होती हैं, और ये एस्ट्रोनॉमी के अंतर्गत इसको पहले से रिलीज किया जाता है, और इट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। जब ये एब्सोल्युटली करेक्ट है, तो उसकी प्रेडिक्शंस कैसे गलत होंगी? हाँ, ये हो सकता है कि उसको प्रेडिक्ट कौन कर रहा है। ये मैं मानती हूँ, लेकिन कौन कर रहा है, तो इसका मतलब जो एक स्टडी चल रही है एस्ट्रोलॉजी, उसके भी अलग अलग सेक्शंस हैं, या एक ही स्टडी है और एक ही तरीका है, या वैदिक एस्ट्रोलॉजी भी हम बोलते हैं, और कुछ पुरानी ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी भी है। सो व्हाट इज दैट? मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी में क्या है कि हमारे मन का जो कॉन्सेप्ट है, जो हमने परसेप्शन बना रखा है, वो बहुत बड़ा काम करता है। हमें लगता है कि ये जो भी एक रंग के कपड़े पहनता है वो एस्ट्रोलॉजी कर सकता है। नहीं, इसमें 3-4 तरह के, जैसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करें, एक जिन्होंने गहन अध्ययन किया है, उसको ठीक से पढ़ा है गुरुकुल में या कहीं जा करके उस विद्या को ग्रहण किया है, और उसके बाद लोगों का भला कर रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं, एक कैटेगरी ये हुई। दूसरा, या उसको कहना चाहिए कि सबसे पहला, जिनको दैव प्रदत्त है, डिवाइन गिफ्टेड है। तो इसमें एस्ट्रोलॉजी में भी दिव्य प्रदत्त है, हाँ, और डिवाइन गिफ्ट है कि वो, पर उनको पढ़ाई तो की होगी ना। पढ़ाई से ज्यादा उनको एक दिव्य अनुभूति होती है, जो साधना करने से, तपस्या करने से, और ऐसा भगवान और वो एक तो वो एक ऐसा भी है, पुराने जन्मों के साथ कई कुछ चीजें मैं ऐसे कुछ पढ़े नहीं कर सकता, मेरी सामर्थ्य नहीं, हमको भगवान ने दिया है, तो ओके, मैं उस बारे में कुछ नहीं। बिल्कुल। जिन्होंने पढ़ाई की उसको ठीक ढंग से पढ़ा, दूसरी कैटेगरी वो हो गई। तीसरी ये कैटेगरी हुई कि जिनको परंपरागत तरीके से पढ़ा, कि उन्होंने, उनके पिताजी बहुत अच्छे ज्योतिषी थे, बहुत अच्छे देवज्ञ थे, उसके बेटे को वो ट्रेडिशनली या हेरिडिटरी वो ट्रांसफर हो गया, डेलीगेट हो गया। चौथा ये हुआ कि पास में बैठते थे, वो भी एस्ट्रोलॉजी करने लगे, तो चौथा थोड़ा सा खतरनाक है। और पांचवा, और जो सबसे आज की तारीख में चल रहा है, कि अगर आप देखेंगे बहुत ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, IRS हैं, IAS हैं, जजेस हैं, उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा। Exactly, so many ITians and so many, जिन लोगों ने अपने आप को साइंस के साथ थे और वो फिर एस्ट्रोलॉजी में घुसे हैं, वो उसमें एस्ट्रोलॉजी में आए और उसको साइंटिफिक बेस के आधार पर पूरी एस्ट्रोलॉजी को पढ़ा, उसको उसी तरह से प्रिडिक्ट किया, उसी तरह से सारे लोगों को समझाया। तो उसके जो भी प्रो कॉन्स एंड जो भी अच्छे बुरे फायदे थे, उसको उसी तरह से लोगों का भला किया। बड़े बड़े नाम हैं, मैं कोई पर्टिकुलर एक नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो बहुत सारे मतलब सोसाइटी में हाई लेवल लोग, जजेस हैं, IRS हैं, IAS हैं, इस डॉक्टर्स हैं, ये भी एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी एक एंशिएंट साइंस ही नहीं, एक लॉजिकल और एक साइंटिफिक टेस्टेड, टाइम टेस्टेड साइंस है। अब इसको हम लेते कैसे हैं, इसको फॉलो कैसे करते हैं, परसीव कैसे करते हैं, इसकी बात करते हैं। तो मुझे एक चीज यहाँ ये पूछनी है राजकुमार जी, कि
आपने ये पढ़ लिया, आपको चाहे जिस भी एक कैटेगरी में आप इसे आप उतरते हैं उसमें, और आपके पास कोई आया, आपने पढ़ा, तो पढ़ना और प्रिडिक्शन, जैसे आपकी और मेरी पहले बात हुई थी कि प्रिडिक्शन तो एक इंसान को पता ही है उसके साथ क्या चल रहा है, लेकिन उससे अब बाहर कैसे निकले। एक्चुअली हर चीज हाउ पे आती है। हाउ आपको आ गया, व्हाट क्या हो गया, हु क्या हो गया, सब कुछ आ गया, व्हेन वेयर, ये सब कुछ हमें पता चल गया, लेकिन हाउ, उससे बाहर निकलना, अगर निकल सकते हैं, और क्या करना चाहिए, मेन चीज तो यहाँ पर है। देखिए क्या होता है कि आप एक कंप्यूटर भी ऑपरेट कर रहे हैं, किसी एक मशीन को, गैजेट को भी ऑपरेट कर रहे हैं, हमेशा एक 15% का डिफरेंस होता है। 85% जो आपको मिल रहा है, 15% जो नहीं मिल रहा, लेकिन मिलना वो 100% है। 105% आपको कोई नहीं दिला सकता, लेकिन ये 15% एस्ट्रोलॉजर जो है, जो आपको नहीं मिल रहा, उसको वो दिला देता है। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि आप रेगिस्तान में सफर कर रहे हैं, पूरा रेगिस्तान है, सारा मिट्टी मिट्टी है, आप एक मरुस्थल में एक ओएसिस की तलाश में है, जहाँ 4-5 खजूर के पेड़ हो, एक छोटा सा तालाब हो। अगर आप इसको दिल्ली में ढूंढेंगे तो ऐसे 10,000 जगह मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप रेगिस्तान में ढूंढेंगे तो एक ही मिलेगा, 2 मिलेगा। आप चलते चलते आपको अगर एक भी मिल जाता है तो आप बड़ी खुशी महसूस करते हैं, लेकिन दिल्ली में अगर ये 10 मिल जाए तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कोई मजा नहीं आएगा। ऐसी जिंदगी में जब आप किसी ऐसी समस्या से गुजर रहे होते हैं और अचानक से छाया मिल जाए, सुख की 2 बूंदें मिल जाए, तो आपको बड़ा अच्छा लगता है। एस्ट्रोलॉजर ये दिला देता है। तो पॉजिटिव कई बार ऐसा भी देखने में आया है, या लोग बताते हैं कि जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो इतना डरा देते हैं कि आपको समझ नहीं आता कि आखिर क्या करें। तो वो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि वो फिर फंस भी जाता है एक इंसान, क्योंकि डर ही है जो हमें डिफाइन करने लगता है। तो यू मीन दैट इट हैज टू बी पॉजिटिव, जिसमें उम्मीद दिलाए। जब कोई आपके पास आए तो उसके अंदर उमंगें जगनी चाहिए, उसके अंदर आशा, पॉजिटिवनेस कि मैं इससे बाहर निकल जाऊंगा। कैसे निकलूंगा वो मिलकर के सॉल्व करेंगे, लेकिन निकल जाऊंगा ये उम्मीद कि जब मैं इनके पास आया हूं तो निकल ही जाऊंगा। 1 दिन में, 10 दिन में, 1 साल में, समय लगेगा। कोई मिरेकल नहीं होता, चमत्कार कुछ नहीं है। चमत्कार ये है आपके मन के अंदर है, आपका विश्वास इतना जागृत हो जाता है तो आप उसको चमत्कार समझने लगते हैं। तो उस चमत्कार तक पहुंचना, उस चीजों को जानना, ये एस्ट्रोलॉजर आपकी मदद करता है। आपके जीवन में सात्विकता लाता है, आपके जीवन में दिशा तय करता है, आपको वास्तव में जाना कहाँ है ये बताता है। सबसे पहली बात है आपके मन से डर बाहर निकालता है। मैं तो कहता हूँ कि फियर इज द बिगेस्ट फियर, तो ये सबसे बड़ा आपका डर है। तो वो आपको ये बताता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, ये होना ही है जीवन में, इससे निकलने का रास्ता सोचो। अब क्या अब तो हो गया, या ये होना है, तो अब क्या? तो इसकी रेमेडीज है। अब जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, लाखों लोग डॉक्टर बनने के लिए एग्जाम्स देते, 15 सीट्स है मेडिकल कॉलेज में, रैंकिंग 10,000 लोगों की आई है, 15 लोगों को एडमिशन मिलेगा, बाकी के जो बचे हुए 15 घटा दें तो बाकी के लोग क्या करेंगे? क्या वो डॉक्टर नहीं बन पाएंगे? अगर आप देखेंगे उनके अंदर जो नंबर्स का डिफरेंस है, 1, 2, 3, इससे ज्यादा नहीं है। हर से 5 नंबर के डिफरेंस में ये सारे लोग हैं। तो उनकी क्वालिफिकेशन और उनकी नॉलेज जो है वो बराबर है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर यहाँ पर ये कहता है कि देखिए आप डॉक्टर तो बन गए, लेकिन इसके साथ देश काल पात्र परिस्थिति के हिसाब से ये साइंस है, रेडियोलॉजिस्ट बन सकते हो, इसमें जा सकते हो, इक्वली टू फिजिशियन, आप सर्जन बन सकते हो, आप केमिकल इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप इसमें जा सकते हैं। यहाँ पर उसको गाइड करना जरूरी है। उसको ये बताना कि नहीं आप डॉक्टर नहीं बन पाए तो आपकी कुंडली फेल हो गई, नहीं, कुंडली कहती है कि आप इसके समकक्ष ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो मतलब अगर जैसे आपकी कुंडली में है कि रिसर्च में जाएंगे, तो रिसर्च मेडिकल भी हो सकती है, क्रिएटिव भी हो सकती है, एंथ्रोपोलॉजी की हो सकती है, ओकल्ट साइंसेज है, इसमें भी रिसर्च हो सकती है। yes. तो अगर मान लीजिए मेरी कुंडली में जाना होता है, रिसर्च में जाना है, तो मैं तो ज्योतिष में रिसर्च कर रहा हूँ, तो ये भी रिसर्च हो सकती है। So that positivity actually कि हर चीज की निदान है। आपको सोचना है, उस रास्ते पर बढ़ना है। अगर आपने ये सोचा कि भाई मेरी साइकिल घूम गई और उसके लिए मैं एस्ट्रोलॉजर के पास जाऊं, तो मत जाइए। अपने जो जिंदगी में जो रोजमर्रा की चीजें हैं वो अपने पे पूरा विश्वास कीजिए। वो लवली।
अच्छा, एस्ट्रोलॉजी और जेम्स का क्या रिश्ता है? मैं आपको बताता हूँ। आप एस्ट्रोलॉजी और जेम्स का रिश्ता वो है, देखिए आपकी कुंडली में दो तरह के प्लैनेट होते हैं। एक, हर प्लैनेट की एक ड्यूटी है, उसको एक दायित्व मिला हुआ है अपना काम करने के लिए। सबसे पहले तो आप अपने मन से ये बात निकाल दीजिए कि शनि खराब और बृहस्पति अच्छा। वाइस वर्सा दोनों अपना रोल प्ले कर सकते हैं। बृहस्पति भी खराब हो सकता है और शनि भी अच्छा हो सकता है। जिनका शनि अच्छा होता है लीडर ऑफ मासेस बनते हैं, बहुत सारे अच्छे काम करते हैं, और जिनका बृहस्पति खराब होता है तो कई बार फाइनेंशियल इतना लॉस उठाते हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तो अपने मन से ये बात बाहर निकाल देना कि कोई भी प्लेनेट खराब या कोई भी प्लेनेट अच्छा, वही खराब या वही अच्छा जिसको एक पर्टिकुलर रोल या एक पर्टिकुलर पोजीशन आपकी कुंडली में है, उसको वो रोल मिला हुआ है, वो अपना काम करेगा। जैसे सामान्यतः बहुत सारे लोगों को बोल देते हैं जी वो शांति के लिए, पीस के लिए आप मोती पहन लें, पर्ल पहन लें। अगर आपका चंद्रमा खराब है और आपने मोती पहन लिया तो आपको कोई नहीं बचा सकता। तो इसलिए ये जानना कि आपका कौन सा प्लेनेट अच्छा है, कौन सा प्लेनेट खराब है, तो इसको ठीक व्यक्ति से पूछना। जो अच्छे प्लेनेट होते हैं उनके रत्न पहनना ये ठीक है। जो प्लेनेट खराब काम कर रहे हैं या आपको नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं आपकी कुंडली में, उनके दान, उपाय, इस तरह की चीजें बताई गई है। और दूसरी चीजें भी इसके अंदर रेमेडियल मेजर्स में आती हैं। उसमें सामाजिक काम करते हुए भी हम रेमेडियल मेजर्स कर सकते हैं। मतलब आप एस्ट्रोलॉजी में जो एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर है या जो अच्छी तरह पढ़ पाता है और उम्मीद देता है, वो जिंदगी में उस प्रॉब्लम के सामने एक लंबी लकीर खींचता है उम्मीद की। बिल्कुल। जैसे अगर मैं बताऊं कि अगर आपको चंद्रमा का उपाय करना तो माता जी के पांव छुआ था, आपका सबसे बेस्ट रेमेडी है। वाह। आपको बृहस्पति का उपाय करना है तो आप अपने गुरुजन, जो भी जिसने भी आपको जीवन में कुछ सिखाया है, उसके प्रति एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड रखो ना। कृतज्ञता के उसको मैसेज भेजो कि आपने मुझे जीवन में ये सिखाया, और जब मेरे पांव छुओ आपकी बृहस्पति की रेमेडी हो जाएगी। आपको सैटर्न की रेमेडी करनी है, जो बिल्डिंग्स पे लोग काम करते हैं, श्रमिक है, प्लैनेट ऑफ मासेस, श्रमिकों का प्लैनेट है, तो यहाँ करके अपने हाथ से बना खाना खिलाओ, 10 मिनट उनके साथ बिताओ, आपकी इससे बढ़िया रेमेडी नहीं है। तो इनको समझना, इनको मॉडर्न परिवेश में आप कैसे कर सकते हैं ताकि आपकी रेमेडी भी हो, आपको फायदा भी हो, ये सिंबॉलिक होता है। आपका मन कैसा फील करता है, आप जब शनि से प्रभावित होते हैं तो आपका मन शनि जैसा फील करना चाहिए, आप जब बृहस्पति से होते हैं तो आपका मन भी वैसा फील करना चाहिए, और उसके हिसाब से आप काम करते हैं, एक्ट करते हैं, तो आपकी लाइफ एक सही रास्ते पर चलती है। वाह। तो मुझे ये बताइए कि जब हम, क्योंकि जिंदगी में हर चीज होती है, दुख और सुख तो साथ चलता ही है, तो ये जब हम बुरा टाइम आता है और एस्ट्रोलॉजी में है या किसी और चीजों में हम एक उम्मीद ढूंढते हैं, तो सुपरस्टिशन कहाँ पे, अंधविश्वास तक वो कहाँ पहुंच जाता है? जब आप उसको किसी भी विश्वास को रूढ़िवादिता में मान लेते हैं तो आपका अंधविश्वास है। एक कसौटी आपके अपने मन में भी है, जिसको हम तराजू कहते हैं, आपके उसमें तर्क है, लॉजिक्स है, उन पर कस करके देखिए ना, क्या आपका बिलीफ, आपकी सोल, आपकी आत्मा क्या कहती है, आप क्या सोचते हैं। अब पंडित जी ने आपको बताया, या एक ज्योतिष ने आपको बताया कि वो चींटियों को खाना आटा डाला करो, ठीक है। अब एक महाशय वो आटा वाटा बनवा करके पत्नी से खूब अच्छा बढ़िया उसमें गुड़ सब बनवा करके वो ले गए। अब चींटियों को आटा डाला, लेकिन 100 चींटियां अपने पांव से मार दी, तो अब उसको क्या रेमेडी मानेंगे? वो क्या था कि निर्जीव, छोटी, श्रमिक, कितना काम करती हैं चींटियां। सबसे बढ़िया, दुनिया की सबसे बड़ी लेबर अगर कैंप कोई है तो वो चींटियों का बिल है। उन्होंने इसलिए बताया आपको कि उनको आटा डालो, उनको ये नहीं कहा कि अपने जूते से कुचल दो। तो ये आपका अंधविश्वास है। उस अंधविश्वास को अगर आपने विश्वास पर कसा होता तो आप थोड़ा दूर रह करके पक्षियों को भी देते, दूसरों को भी देते, निर्जीव लोगों को, निस्सहाय लोगों को, बेबस लोगों को उनकी मदद करते। ऐसे जो कई बार परित्यक्ता होते हैं, कोढ़ी होते हैं, दूसरे लोग होते हैं, उनकी मदद करते, उनकी सेवा करते, तो आपको समझ में आ रहा कि रेमेडी का अर्थ क्या है। तो उसको समझना ये बात। फिर अंधविश्वासों में देखिए बहुत सारी चीजें हैं, तर्क शुद्ध है।
आप उसका लॉजिकल अगर नहीं पढ़ेंगे या आप उसकी वैज्ञानिकता को नहीं समझेंगे तो अंधविश्वास ही रहेगा। तो आप इतनी खूबसूरती से, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर कोई चीज़ सामने है तो आप तर्क वितर्क करके उसका फिर एक निचोड़ निकालिए। वो थीसिस है, एंटी थीसिस और फिर सिंथेसिस है कि ये हमारी शायद मान्यता हमेशा से चलती आई है कि अगर कोई भी चीज़ है उससे हमने बातचीत और अपनी सोच से उसको हम निकालते हैं। जैसे अमृत, जैसे हमने अमृत जो निकला है तो विष भी निकला और अमृत भी निकला, तो वो चटनी। अमृत का मंथन में जो मथानी है हमने किस पर रखी? कश्यप, कछुए पर। तो हमारी बात का मंथन का आधार क्या है? सॉलिड होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए। किससे मथा? मंदार पर्वत से। तो वो मथनी भी इतनी मजबूत होनी चाहिए, पर्वत के समान होनी चाहिए। तो ये जब तक चीजों के हम सिंबॉलिक अर्थ नहीं समझेंगे, हम उसको अंधविश्वास ही कहेंगे। लेकिन अगर हमने उसके सिंबॉलिक अर्थों को समझ लिया और बाकी चीजों के साथ उनको ठीक से सामंजस्य बिठा लिया तो वो अंधविश्वास नहीं रहते। तब जैसे बहुत छोटे, हर घर में गाय की रोटी निकलती है, अब ये अंधविश्वास हो सकता है। लेकिन मैं ऐसा समझता हूँ कि वो क्यों बताया गया, वो इसलिए बताया गया कि अपने जीवन की कमाई में से खाने से पहले निस्सहाय, जो माँ के समान प्यार देती है, वात्सल्य बरसाती है, ऐसे पशु के लिए या ऐसे जीव के लिए मैं अपना पहला कौर निकालता हूँ। उसको पेट नहीं भर जाएगा, लेकिन आपके मन का भाव बहुत बड़ा हो जाएगा। So beautiful। जैसे एक कुत्ते की रोटी है, एक गाय की रोटी है, वो लॉयल, जो वो लॉयल है उसके लिए विश्वास नहीं है। ये आपके मन में भाव जगाने के हमारे पूर्वजों द्वारा किए गए क्रियाकलाप बताया भाई ऐसे किया करो। तो उससे ये नहीं अब निकाल करके वो सड़ रही है, उसमें चींटियां लग रही है, नहीं दे पाते तो कोई बात नहीं। अगर निकालते हो तो उसका मतलब है कि गाय के समान और भी कोई हो जीव आपके घर में, कोई नौकर हो, कोई और हो, इस प्रकार के लोग हो, उनको भी खाना खिलाओ, उनका भी पेट भरो। तो जब ये हम सारी चीजों को अपने जीवन में कर लेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये अंधविश्वास नहीं रहेगा, हमारा विश्वास है। और विश्वास होना बहुत जरूरी है। कहते हैं, जैसे आपसे मेरी बातचीत हो रही थी कि आप जो भी मानते हैं, चाहे आप आस्तिक है या नास्तिक है, उसमें भी वो नास्तिक में भी एक आस्था है, वो बिलीफ है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपको किसी से किसी का कुछ खींचना है और तो उसका बिलीफ खींच लो, उसकी आस्था खत्म हो गई तो सब खत्म हो जाता है। अब देखिए ना, महाभारत में कर्ण को ये विश्वास दिला दिया कि तुम जीत ही नहीं सकते, हो गई। और अर्जुन को विश्वास नहीं था कि वो जीत सकता है, उसको भगवान श्री कृष्ण ने विश्वास दिला दिया कि तुम जीत सकते हो। तो आप क्या, किसको क्या विश्वास दिला रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, और वो अपने आप को फिर क्या बोलने लगता है और अपना विश्वास बना लेता है। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी। आपको अपने एस्ट्रोलॉजी अपने आप में करनी है। सो ब्यूटीफुल। उसको अपने आप में फील करना है। एस्ट्रोलॉजर आपको खाली गाइड करेगा। He is a guide who's reading your chart and guiding you towards that positive and how to lead a happy, fulfilling life. जो आपके लिए अच्छा है वो बता रहा है, वो करना है। और इसके करने से जीवन में सात्विकता को वो डालता है, बहुत सारी चीजों को आपके मन में डालता है। अगर उसने कहा कि आप सूर्य को जल दो तो उगते हुए सूरज को जो देखता है उसके मन में उमंग होती है, आपको सूरज जैसा बनना है, उसका उद्देश्य वही है। जैसे हम कहते हैं, अच्छा ताकत चाहिए तो रोज सुबह सूर्य को देखो, शांति चाहिए तो पूर्णिमा में बैठिए, चांद के पास बैठिए। तो ये एक चीजें बहुत ही खूबसूरत हमारे आई थिंक संस्कार में या कल्चर में बताई गई हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे एस्ट्रोलॉजी में हैं और जिसको हम ज्योतिष कहते हैं। और सबसे बड़ी बात है इस पर विश्वास करना। विश्वास या अंधविश्वास नहीं करना, इस बात पर विश्वास करना कि ये ज्ञान से निकला है। और ज्ञान भी कौन सा? जो एंशिएंट प्राचीन ज्ञान है, जिसको हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा। आज भी अगर आप सो करके उठ करके देखेंगे, आज की तारीख का अगर मैं आपको बताऊं तो पूर्व दिशा में आपको शाम को 7 बजे मंगल देवता के दर्शन होंगे, चमकता हुआ लाल तारा। बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए और आप किसी से पूछिए कौन सी राशि में, नहीं है तो ऐप पर डाल करके देखिए मीन राशि। तो एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी एब्सोल्युटली करेक्ट। आसमान में आप साक्षात देखें, वहीं दोनों आपको जुपिटर भी और सैटर्न भी चमकते हुए दिखाई देते हैं। सुबह के 6 बजे अगर आप आज की तारीख में अक्टूबर महीने में आप 5:30 पौने 6 बजे देखते हैं, वहीं पूर्व दिशा में आपको शुक्र के दर्शन होंगे, वो भी चमकता हुआ तारा।
तो आसमान में ये प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसमें ग्रह जो चले गए, हमारे 9 ग्रह में से फिर एक रह गया, और फिर वो ग्रह वो कहाँ पे आता है? फिर 9 ग्रह कहीं नहीं जाते। हमने एक बात और मैं कर दूं, जिनसे हम ग्रहण करते हैं वो हमारे लिए ग्रह है, जिनका हमारे जीवन पर असर है। हजारों लाखों गैलेक्सी में ग्रह हैं, लेकिन 9 ग्रहों को हमने ऐसा पकड़ा जिसके ऊपर, ज्ञान के ऊपर उनका असर हमारे जीवन में है। ऐसा ज्ञान अर्जित हमारे ऋषि मुनियों ने किया, और एक दिन में नहीं किया कि अचानक आंख खुली और वो सारा ज्ञान प्राप्त हो गया, ऐसा कुछ नहीं। हजारों वर्षों का वो ज्ञान संकलित किया, उसको आगे फॉरवर्ड किया। तो उसमें से निकल करके ये सारी चीजें हैं, और हर जगह स्कोप है। ऐसा नहीं है कि वहां पर भी अगर ज्योतिष में हम देखें तो बहुत स्कोप है कि एक वैदिक ज्योतिष है, फिर अगर हम पाश्चात्य ज्योतिष में जाते हैं तो पूरे संसार को उन्होंने 12 भागों में बांट दिया, है ना? तो महीने के हिसाब से उन्होंने सारा ज़ोडिएक साइंस कर दी। लेकिन ये हमें समझना पड़ेगा कि ये सिर्फ खाली सूर्य पर आधारित है। तो ये सारा का सारा चीज, जैसे जैसे सूर्य अपनी राशि बदलता है वैसे वैसे वो राशि बदलती है, लेकिन हमारी जो ज्योतिष है वो चंद्रमा पर आधारित है, सबसे चलायमान ग्रह, जिसको हमने कहा कि ये 2.5 दिन में राशि बदल देता है, क्योंकि चंद्रमा बदलता है ना, और तो सूर्य तो वही रहता है। तो चंद्रमा और माइन्यूट और माइन्यूट और माइन्यूट, उसके भी चरण है, उसके भी पल, और फिर उसका बिल्कुल ही गायब हो जाना। तो वो सारी चीजों पर जब आप पढ़ेंगे इसको ठीक ढंग से या समझेंगे, तो आपको समझ में आएगा इसे एब्सोल्यूट साइंस, एंशिएंट साइंस एंड साइंटिफिक साइंस आई शुड से। वाह, सो ब्यूटीफुल। वाह, ये तो बात रही एस्ट्रोलॉजी की। आपने कुछ साल पहले फोटोग्राफी में कदम रखा जी, और आज आप पूरी दुनिया घूम रहे हैं, और आपने इतने अवार्ड जीते हैं कि हर कोई आपकी उस कुछ खास जो आप जिन चीज़ों को आप कैप्चर करते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव है, क्लोज टू ह्यूमन लाइफ है, और आपने जैसे एक ट्रैवलर है आपके अंदर, एक वो जो छुपा हुआ मुसाफिर जैसे आप कहते हैं, वो कहते हैं कि मैं एक मुसाफिर हूँ। और तो उसके बारे में बताइए कि ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ये भी एक बहुत बड़ा खूबसूरत वो है किस्सा है कि मेरे बेटे ने मुझे 2010 में एक DSLR मेरे जन्मदिन पर उपहार दिया, और मुझे मालूम नहीं DSLR क्या होता है, मैं तो मोबाइल से फोटोग्राफी करता था, और जनगण मन स्टाइल में या नेशनल एंथम स्टाइल में किसी भी मोनूमेंट के सामने खड़े हो गए और फोटो खींच तो इस तरह की फोटोग्राफी हम लोग करते थे, तो उसी में आनंद आता था, उसमें मजा आता था। उसके 3-4 साल बाद अचानक उसको मैंने बाहर निकाला, या शायद वो मेरी प्लैनेटरी पोजीशंस उस तरह से चेंज हो रही थी, और मैंने उसको उलट पुलट करके देखा, चलाया, कुछ किया, तो मुझे लगा कि इट्स नॉट ए कैमरा, ये तो मिनी कंप्यूटर है, इसमें इतनी सारी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूँ। फिर उसको एक्सप्लोर करना शुरू किया। फिर बहुत सारे नेट पर मैंने देखा कि इतनी बढ़िया फोटोग्राफ्स कैसे कोई खींच सकता, कैसे कर सकता, तो जानना शुरू किया। फिर एक उसके लिए एक दिन अपना कैमरा लेकर के मैंने एक क्लास में आवेदन दिया कि सब मैं क्लास अटेंड करना चाहता हूँ, और जहाँ पे बच्चे ही बच्चे थे सारे बच्चे 20-22 साल 24 साल बच्चे, लड़के लड़कियाँ सब थे, और वहाँ सबसे बड़ी उम्र का मैं ही था। और मैं वहाँ गया, पहले तो मुझे लगा कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, फिर मुझे लगा चलो देखते हैं क्या होगा। तो जो मैंने उससे पूछा, जो हमारे मेंटर थे, मैंने उनसे पूछा कि सर मैं कर पाऊँगा क्या? तो बड़ा अच्छा जवाब दिया कि आपकी एज का इससे कुछ लेना देना नहीं है, आपका दिल जवान है ना, तो आप इसको कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और जो आप कर पाएंगे वो शायद अलग जॉनर होगा, वो अलग चीज होगी, ये बच्चे उसमें नहीं जाएंगे, ये आपका अलग है। और ये इतनी बड़ी विधा है कि जिसके अंदर काफी सारी मतलब you will be going with your wisdom and you will be taking snaps of your experience from your तब से मैंने कहना शुरू किया, कर दिया, और आज मैं कहता हूँ कि I am 19 years old with 40 years of experience. Wow. तो that's the total quantum of my age. और मुझे अच्छा लगता है ये कहना कि जो भी आपने करने की इच्छा है वो 19 साल वाले व्यक्ति जैसी है, और उसके पीछे का एक्सपीरियंस 40 साल वाले व्यक्ति है। तो ये एक बात हुई। फिर शुरू से ही लिखने का और
कुछ अलग सोचने का, फलसफा या दार्शनिकता है जिसको कह लीजिए, एस्ट्रोलॉजी से भी आती है, डिटैचमेंट अटैचमेंट, ये सारी चीज़ें आती हैं। घूमना शुरू किया, ट्रैवलिंग शुरू की, लोगों से मिलना शुरू किया, और फोटोग्राफी से ज़्यादा उस फोटोग्राफी को जीने में मजा आया। कुछ आपने एक्सपीरियंसेस जो आपने बताए मुझे, उज्जैन के बताए, और आपने बताया कि पाटरकोडली में जो महाराष्ट्र में जगह है, ये आपके एक्सपीरियंसेस मुझे बताइए। देखिए, अभी क्या है कि हम लोग जो भी देखते हैं वो सामान्य चीज़ें हैं, जो वृंदावन की होली, काशी का उत्सव, मथुरा की श्री कृष्ण जन्माष्टमी, या इस तरह के मोस्ट पॉपुलर चीज़ों को हम जानते हैं। जबकि भारत एक ऐसा अमेजिंग जगह है जहाँ पे मेस्मराइजिंग शॉट्स और इनक्रेडिबल पीपल, नॉट ओनली इनक्रेडिबल इंडिया, बल्कि ये कहना चाहिए कि इनक्रेडिबल पीपल, ऐसे लोग हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे संसार में, और ऐसे उत्सव और ऐसे आयोजन हैं जो कहीं नहीं मिलेंगे। एक बहुत छोटी सी उस उत्सव की बात बताता हूँ। महाराष्ट्र से 16 किलोमीटर आगे पाटनकोडली एक जगह है, बहुत छोटा सा कस्बा है, एक गांव ही है, कोई नहीं आता साल भर वहां। लेकिन विट्ठल वीरदेव यात्रा होती है एक, अभी अक्टूबर में होगी, करवा चौथ से 5वें दिन, करवा चौथ से अगले दिन पंचमी को ये वहां यात्रा होती है। कई लाख लोग वहां आते हैं, आसपास से आते हैं, और खेलो बाबा करके एक जो उनका प्रीस्ट है या जो उनके पुरोहित है वो आते हैं। और हल्दी जो है क्विंटल्स, मैं ऐसा कह सकता हूँ 1000 ऑफ क्विंटल्स, इतनी हल्दी जो है विशुद्ध हल्दी पाउडर के रूप में होली की तरह उड़ाई जाती है, लोगों पर डाली जाती है, आंखों में, पूरे चेहरे पे, कपड़ों में, ये हल्दी ही हल्दी होती है। तो उसको हल्दी फेस्टिवल भी कहते हैं लोग। मैंने कभी नहीं देखा, ना सुना, ना कभी देखा, ना उसके बारे में पढ़ा था वहां पर जाने से पहले। और जब गया और वहां पर बिल्कुल उसके बीच में घुस करके, जब चारों तरफ हल्दी ही हल्दी थी, कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, आंखों से गर्म पानी बह रहा था, और मुझे लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं कहाँ फंस गया यार, मैं बचूंगा कि नहीं बचूंगा, मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी, बट आई क्लिक्ड। और मैंने लगभग उस पोजीशन में 25 फोटोग्राफ खींचे, और दैट वाज ऑल ब्लाइंड फोटोग्राफ्स, कट 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 कट। बाद में होटल में आकर के देखा तो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत फोटोग्राफ। आंखों का कुछ नहीं हुआ, आंखें खराब नहीं हुई, बल्कि हल्दी में अंदर जाकर के जितनी टॉक्सिसिटी थी सब बाहर निकल गई। आई लव दैट मोमेंट, बहुत अच्छा लगा, मेरे जीवन का सबसे खूबसूरत। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि ऐसी और भी जगह जैसे लद्दाख है, वृंदावन की होली है, जिनसे मैं डरता था, मेरा जो फियर फोबिया था, कहते हैं ना फियर इज द बिगेस्ट फियर, वो सारा दूर हो गया। बिल्कुल नहीं डरता कोई, मुझे कहना यहाँ जाओ, चलो जहाँ चलना है चलो। और मैं कुंभ में गया, वाराणसी गया, मुर्दों के साथ बैठा, मणिकर्णिका घाट पर घंटों बैठा, कुंभ में गंगा के किनारे सुबह शाम 15-15 किलोमीटर पैदल चलना, गंगा का हर रूप देखना, लोगों को देखना, कैसे नहाते, कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कौन कहाँ से आया, कितना बड़ा फर्क। और फोटोग्राफ्स, अमेजिंग फोटोग्राफ। और ये सारा करते हुए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा। जब मैं उज्जैनी गया, बाबा महाकाल की नगरी, तो वहाँ एक सवारी निकलती है श्रावण में हर सोमवार को। अच्छा, हर सोमवार को एक श्रावण मास में, अच्छा श्रावण में, ओके, महाकाल की सवारी उसको कहते हैं। तो जहाँ महाकाल जी की प्रतिमा और महाकाल पूरे नगर का भ्रमण करते हैं अपनी प्रजा का हालचाल लेने के लिए, वहाँ वही राजा है और कोई राजा नहीं है। तो वहां पर उनकी इस प्रतिमा के आगे, या जो उनकी जो सवारी है, जो उसके आगे राज परिवार के लोग और कुछ ऐसे बड़े अधिकारी, और फिर उसके बाद किन्नर, और फिर आगे और दूसरे बहुरूपिया, और इस तरह से पूरे जो उस नगर के लोग डमरू बजाते हुए, रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए। बहुत मजेदार है, जब चित्र देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन किन्नर का इतने महत्वपूर्ण जगह पर होना वास्तव में मेरे लिए बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस था। मैं बहुत सोचा कि क्यों इतनी महत्वपूर्ण जगह पर इनको प्लेस किया गया। पढ़ा, जाना, बहुत लंबी स्टोरी है, कभी अगर आप इसको पढ़ेंगे तो बहुत आनंद आएगा। वास्तव में जिनको हम हेय दृष्टि से देखते हैं, निचली दृष्टि से देखते हैं, दे आर
डिवाइन पीपल, ब्लेस्ड विद डिवाइन नॉलेज। और महामंडलेश्वर है इधर, उनको इतना ज्ञान है। और ट्रांसजेंडर हम सिंपली नहीं कह सकते, उनको LGBT में भी नहीं डाल सकते, वो अलग से ही इस संसार में है। तो मुझे लगा कि भाई इन पर काम करना चाहिए, किया भी थोड़ा बहुत, कुछ कुंभ में भी किया, बाकी है तो जाऊंगा। जरूर चलेंगे, ये तो एक अपॉर्चुनिटी है। तो ऐसे लोगों पर काम करना, बहुरूपियों पर काम करना। तो जैसे अभी विभा ने पूछा कि व्हाई यू कॉल इट ह्यूमन फोटोग्राफी, मेरे को स्ट्रीट ऐसा लगता है कि थोड़ा मेरी पिक्चर्स के साथ नहीं जस्टिफाई होता। मैं पिक्चर को ना खाली क्लिक करना चाहता हूँ, बल्कि उसको जीना चाहता हूँ। तो इमोशंस में है आप, क्योंकि ह्यूमन एहसास, उन पलों का एहसास, आंखों में क्या है, वो सवाल क्या है जो वो मुझसे पूछना चाहता है कि मैं इतना महंगा कैमरा लेकर के उसकी फोटो क्यों खींच रहा हूँ। एक चाय बनाने वाला जो एक चाय मट्ठी 10-12 रुपए में देता है, बोट क्लब में एक पेड़ के नीचे बैठा है, और मैं जब उसको जाता हूँ हर मॉर्निंग में मुझे ग्रीट करता है, आइए सब चाय बनाओ अदरक वाली, वो मेरा सबसे बड़ा अवार्ड होता है। मैं उसके पास बैठता हूँ, भैया कहाँ से आए हो, कौन जिला है, किधर के हो, और फिर उसके बाद उसकी आंखों की चमक को मैं अपने कैमरे में कैद करता हूँ। तो दिस द काइंड ऑफ फोटोग्राफी आई डू। हाँ, जो वो एक आप जो बातचीत, वो जो पूरी की पूरी फीलिंग्स और पूरी उसकी जर्नी, वो आप अपनी तस्वीरों में उतार देते हैं। और जैसा तुमने कहा कि मैं अपने आप को मुसाफिर भी कहता हूँ, क्योंकि आई बिलीव कि ये एक जर्नी है, लाइफ इटसेल्फ इज अ जर्नी। जर्नी खत्म होगी तो लाइफ खत्म, कौन जानता है। और पर जब मजा है, इतना जर्नी में इतना मजा है, तो हु केयर्स फॉर द डेस्टिनेशन। सीधी सी बात है, जर्नी मैटर्स। डेस्टिनेशन तो सबकी एक ही है, वैसे भी एक ही है सबकी। ये डेस्टिनेशन तो पक्की है कि भाई वही मृत्यु है, और लेकिन उस मृत्यु तक पहुंचने पे हर पलों को जीना और हर पलों के साथ सबको मिलाना और अपने आप को पाना, और ऐसी ऐसी जगह पर जाना। मतलब जिसको ये कहना चाहिए कि इन सबको करने से क्या होगा, आप सबके लिए भी कहना चाहता हूँ, अपने लिए भी, कि यू आर टचिंग योर लिमिट्स। जो आपके पास है आप उसको और आगे तक ले जा रहे हो। यू आर नॉकिंग योर पोटेंशियल्स। आपने कभी खोजा ही नहीं अपने आप अंदर उतर करके कि आप क्या क्या कर सकते हो। हम डर गए, हमने अपने आप को डिफाइन कर लिया कि जैसे पुराने जमाने में होता था कि भाई या डॉक्टर बनेंगे या टीचर बनेंगे, या उसके अलावा हम बाहर ही नहीं निकल पाए। तो आज इतना कुछ है, और स्पेशली आप जैसे बात कर रहे थे, सोशल मीडिया ने और हर चीज़ों ने इतना कुछ सामने ला दिया कि हम चूज कर सकते हैं कि हम क्या चाहते हैं। तो या दैट इज़ सो ब्यूटिफुल। मुझे ये बताइए राजकुमार जी कि आप क्या कहना चाहेंगे, आपकी इस पूरी जो जिंदगी को आप सबको क्या बोलना चाहेंगे, कि क्या मैसेज है एज एन एस्ट्रोलॉजर एंड एज अ फोटोग्राफर, एज अ ट्रैवलर, जो मुसाफिर है अपने रूहानी तौर से और पूरी आत्मिक तरह से, आप जो जिस तरह से जिंदगी बिता रहे हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, जो आप कहते हैं आप 19 साल दिल से हैं, वर्ष के आप दिल से हैं, और आप 40 साल का आपका तजुर्बा है, एक्सपीरियंस, उससे आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ कि इट हैज नथिंग टू डू विद योर पोटेंशियल्स। आपके अंदर जो है वो आपका मन है। माइंड इज द बिगेस्ट कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड। और सबसे बड़ी बात है, इस एक लाइन को आप टैग करके रखिए, हैप्पीनेस इज द स्टेट ऑफ माइंड। अब जैसे मन से खुश होते हैं वही सारी चीजें हैं। इस पर ध्यान देंगे तो सफर बहुत अच्छा होगा, बहुत सारी चीजें कर पाएंगे, जो चीजें आज तक नहीं थी वो सब भी कर पाएंगे। इसको अपने अंदर उतर करके देखिए, एक बार एक्सप्लोर कीजिए। बहुत सारी चीजें छुपी हुई हैं जो हमें नहीं पता, जो हमें खुद ही नहीं पता कि हमारे को भगवान ने ये सारी चीजें दी हुई हैं और मैं कर सकता हूँ। मुझसे किसी ने कहा था कि आप फोटोग्राफी में ये सब नहीं कर पाएंगे। आज मेरी 27 कंट्रीज में अवार्ड्स मुझे मिले हैं, और मोर देन 120 अवार्ड्स, और 700 से ज़्यादा एक्सेप्टेंसेस, लगभग 125 एग्जीबिशंस, और बहुत सारी मैगजीन्स में फोटोग्राफ्स छपे हैं। तो लेकिन ये मेरे लिए अचीवमेंट नहीं है। मेरे लिए अचीवमेंट क्या थी, बस अगर विभाग इजाज़त देगी तो मैं कहूँगा, मैंने एक गैलेक्सी की फोटो मेघालय में कुछ दोस्तों के साथ ली थी, आकाशगंगा, मिल्की वे।
और वो उससे 1 साल पहले मैं उसको लेते हुए फेल हो गया था लद्दाख में। आई वॉज नॉट एबल टू क्लिक। मैंने सारी उसी दिन रात को डिलीट कर दी थी कि अगर मैंने इनको रखा तो मैं दोबारा नहीं खींचूंगा। तो जब ये नहीं होंगी तो इसकी भूख बनी रहेगी मेरी। मेघालय में वो मुझे एक फोटो मिली, मेरी बेटी की बेटी ने, उसकी मदर उसको बता रही थी कि गैलेक्सी क्या होती है। उन्होंने कहा कि आपके नानू ने गैलेक्सी को क्लिक किया है, पिक्चर ले गया। उसी समय उसका मैसेज आया, मैंने वो पिक्चर उसको शेयर की कि नव्या दिस इज फॉर यू, ये गैलेक्सी की पिक्चर है और ये आपके लिए है। और बेस्ट रिवार्ड आई रिसीव्ड विद इन ए ट्रेलिंग मैसेज। उसने मुझे एक ऑडियो क्लिप रिकॉर्ड करके भेजी, नानू आई लव यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। बस ये एक सबसे बड़ा रिवॉर्ड था जिसको जिंदगी भर में खोजता रहूंगा। So beautiful. तो आप अपने मन में देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। So happiness is a state of mind, but Yes. happiness is also a choice. Yeah. You choose happiness. You choose happiness. Right? And free will भी है या बिल्कुल। एस्ट्रोलॉजी है या फ्री विल नहीं है? फ्री विल भी है। एस्ट्रोलॉजी इज प्लेइंग इट्स ओन रोल, डेस्टिनी है, काम कर रही है। आपको जो मन करता है चूज कीजिए ना, कौन मना कर रहा है। राजकुमार जी, आप फोटोग्राफी सिखाते भी हैं? जी, मैं बिल्कुल फोटोग्राफी सिखाता भी हूँ। विजन सबका अपना होता है, उसको डेवलप कैसे करना है ये मैं बताता हूँ। तो मैं किसी का नजरिया vision change ना- नजर और नजरिए में फर्क होता है। अगर आपके पास नजर है, नजरिया डेवलप करना पड़ेगा। इट्स अ लर्न्ड बिहेवियर। यस, वाह। सो परसेप्शन एंड रिसेप्शन, ये जो चीजें हैं ये लर्न्ड बिहेवियर है और आप इसे डेवलप कर सकते हैं। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी आप लेते हैं? एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस भी मैं लेता हूँ। एस्ट्रोलॉजी क्यों जरूरी है लाइफ में, कैसे हम किसी चीज को रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, उनकी मैं क्लासेस लेता हूँ। ऑनलाइन भी लेता हूँ और फिजिकल 1-to-1 वो भी मैं लेता हूँ। ओके। सो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है अगर आपने एस्ट्रोलॉजी के साथ फोटोग्राफी भी ट्राई करनी है और अपने नज़र के साथ नज़रिया को डेवलप करना है। कितनी खूबसूरत बातें आज राजकुमार जी के साथ हुई एंड ऑल द बेस्ट आपकी जर्नी के लिए। और आई विश दैट खूब आप अवार्ड्स जीतें और लोगों को छुएं अपनी उन फोटोग्राफी से, और वो जो आप पल कैप्चर कर लेते हैं उनकी आंखों से जी लेते हैं जो पल आप जी लेते हैं वो आपकी जिंदगी को और भी बाहर लाए। सो दिस वाज हिम एंड दिस इज हाउ ही बिलीव्स कि जिंदगी को पूरी तरह से जिया जाए और किसी चीज से रुकने की जरूरत नहीं। और अगर रुकावट आ जाए, जो आ भी सकती है और आ भी जाती है, उससे बाहर निकलने की सोच और हिम्मत और उसे पूरी तरह से फिर सामना करना और डर से दूर रहना। Fear is the biggest fear. Fear is the biggest fear and live your life completely and happiness is a state of mind. So thank और you. फेलियर से घबराने की जरूरत नहीं, फेलियर भी सिखाता है। सिखाता। कहते हैं ना कि फेलियर could be justified, but aiming low is a crime. Failure to be just can Failure be could be justified. Okay. But aiming low is a crime. बड़ा Wow. सोचिए, बड़ा कीजिए। वाह, सो ब्यूटीफुल। तो जिंदगी को पूरी तरह से जीने की हिम्मत रखिए। ये हैं राजकुमार जैन, जिनके बारे में सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और आप पढ़िए और उनकी फोटोग्राफ्स देखिए। सो थैंक यू राजकुमार। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। थैंक्स।